दिस इंट्रोडक्शन पार्ट में आई फॉरगॉट अबाउट दिस। तो अनुराग का एक बहुत ही अमेजिंग यूट्यूब चैनल है जिसमें आप जनरली करियर और एमबीए अलग अलग स्पेशली कॉमर्स रिलेटेड करियर्स के बारे में, एमबीए रिलेटेड करियर्स के बारे में बात करते हैं, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। और मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। तो सबसे पहले अनुराग मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे इंडिया में कॉमर्स, जब भी हम लोग देखते हैं कि यार स्टूडेंट जो 12th का है तो 3 तरह की मेन ब्रॉड स्ट्रीम बना दी जाती है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। और किसी ने साइंस ले लिया है तो वो डेफिनेटली इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, और कॉमर्स ले लिया है तो डेफिनेटली सीए की तरफ जाता है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हाउ लाइक, क्योंकि सीए प्रोबेबली बहुत कम लोग कर पाते हैं, यू आर लकी फ्यू। मेरी वाइफ सीए, तो मुझे पता है हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्लियर दैट एग्जाम। बहुत सारे लोग हैं जो वो प्रेस्टिजियस डिग्री अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या उनके करियर पर्सपेक्टिव डाउन है, या उनके पास अगर उन्होंने कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री की है, बीकॉम किया है, बीए किया है, तो किस तरह से वो अकाउंटिंग या फाइनेंस में अपना एक स्ट्रॉन्ग करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो अगर आप देखें कि बीकॉम अगर आप किए हुए हो तो बीकॉम के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बैंक का पीओ का एग्जाम देना। तो बैंक का पीओ में जो आईबीपीएस है उसके अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जितने बैंक है उनका कॉमन अलग अलग एग्जाम्स होता है। आईबीपीएस सारा कंडक्ट करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना अलग करता है। उसके बाद आप सीए ट्राई कर सकते हैं। सीए में सीए इंटर तक एटलीस्ट भी हो जाए तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। सीए इंटर के बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो, या फिर आप उसके बाद एमबीए करने चले जाओ। एमबीए में एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू सीए की एमबीए में एंट्रेंस टफ होता है, पर वंस आप बी स्कूल में घुस जाते हो तो आपका एग्जिट बहुत श्योर शॉट है कि यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, आप एमबीए बन के निकलोगे। सीए में बिकॉज इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, सीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाउंडेशन पास करवा देते हैं, उसमें से फिर कम लोगों को फिर इंटर पास कराते हैं, जो फाइनली फनल और छोटा होके फाइनल क्लियर करता है। तो इसमें ये रिस्क रहता है कि एट द एंड ऑफ 5.5 years आपको पता चलता है कि आप सीए बनने के लायक नहीं हो। एंड सीए इंटर मार्केट में काइंड ऑफ अ डॉक्टर वर्सेस कंपाउंडर वाला कॉन्सेप्ट पे चलता है कि भी मोस्ट पीपल यही प्रेफर करते हैं कि भी सीए ही हो। तो आप जैसे सीए इंटर भी है जो काफी फंक्शनली बहुत अच्छा है, बट एंड ऑफ द डे अगर एक सीए फ्रेशर भी होगा तो लोग उसको फिर सीए प्रेफर करेंगे कि भाई वो सीए इज क्वालिफाइड सीए फाइनल, नॉट सीए इंटर इवन विद 10 years ऑफ वर्क। राइट। नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद आज से 20 साल पहले लोग अकाउंटिंग का करियर में अगर घुस जाते थे, एसएपी वगैरह सीख लेते थे तो काफी अच्छा करियर होता था। आज के डेट में एक प्रोफेशनल डिग्री का होना थोड़ा बेहतर है। अगर ग्रेजुएशन के बाद ही आपको करियर स्टार्ट करना है तो यू कैन एज वेल स्टार्ट अ करियर इन बैंकिंग, इन सेल्स। उसमें भी काफी अच्छा स्कोप रहता है कि भाई वेल्थ मैनेजमेंट है, सेल्स है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है। अगर आपको बेचना आता है तो आज के डेट में इवन विद ग्रेजुएशन यू कैन डू वेल। तो बेचने को इंडिया में थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन दिया जाता है कि भाई बेच रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई समथिंग लाइक दैट, आप यू हैव एन आर्मी ऑफ फील्ड एग्जीक्यूटिव्स आपको मैनेज करने। धीरे धीरे व्हेन यू ग्रो अप तो काफी अच्छा स्कोप हो जाता है इसमें। तो या तो आप फिर सीएफए करके, अब इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज सीएफए इंडिया में आज भी प्राइमरी डिग्री टू माय लिमिटेड नॉलेज उतना नहीं बन पाया है। इट इज अ गुड एड ऑन। आईआईटी के बाद लोग सीएफए कर लेते हैं, सीए के बाद सीएफए कर लेते हैं, बट सीएफए एज अ प्राइमरी करियर की ग्रेजुएट। हाँ, मैं कह रहा हूँ सीएफए इटसेल्फ में अलग से एक स्टैंड आउट नहीं होता है कि आपने बीकॉम के बाद सीएफए कर लिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवरेज मिल जाएगा, शायद वो अभी नहीं है उतना। यस, वो अभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुआ है। सीपीए टू दैट एक्सटेंट काफी अभी अच्छा इमर्ज कर चुका है कि सीपीए करके आपको क्या है 6, 6.5, 7 लाख की नौकरी मिल जाएगी। ऑफशोर में जितने डेलॉइट है, ईवाई है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, बीडीओ है, ग्रैंड थॉर्टन है, इनमें प्लस जितने यूएस कंपनीज हैं उन्होंने अपने इंडिया में अकाउंटिंग सेंटर्स लॉन्च कर रखे हैं, कैप्टिव जो इसको कहा जाता है, चाहे गोल्डमैन सैक्स हुआ, मॉर्गन स्टैनली हुआ। तो सीपीए करके एटलीस्ट क्या है, एक आपको बेसिक नॉलेज जो मिल जाती है अकाउंटिंग की। थोड़ा सा डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रेगुलेशंस, बट यूएस ऑफशोर के लिए काफी सही है डिग्री सीपीए। ओके। एसीसीए का भी लिमिटेड एप्लीकेशन उसी ऑफशोर स्कोप में है। हाउएवर सीपीए वर्सेस एसीसीए में आई वुड रिकमेंड कि हाँ सीपीए थोड़ा बेटर रहेगा इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट जितना मैंने समझा है।
तो दैट्स हाउ द कुकी क्रम्बल्स इन टर्म्स ऑफ द वेरियस ऑप्शंस दैट वन हैज। एमबीए अगर आप, कई लोगों को लगता है कि एमबीए में सिर्फ अगर आप टॉप 10 से नहीं करते हो तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका 90-92 परसेंटाइल लेट से कैट में आता है, उसमें भी आपका एडमिशन हो जाता है, 8-10 लाख की नौकरी आपकी लग जाती है। ओके। एनआईबीएम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट है पुणे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन करता है उसको। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो, सीमैट से उसका एंट्रेंस होता है। तो इट्स नॉट लाइक अर्थ शेकिंग, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट है उसमें घुसना, बट अगर आप कोई घुस जाते हो उसमें तो 8-10 लाख 12 लाख की नौकरी लग जाती है। इसके ओके। साथ आप कॉस्ट अकाउंटिंग अगर करना चाहते हैं, इंडियन करना चाहते तो इंडियन सीएमए है, यूके का करना चाहते तो सीमा है। और कई लोगों को अभी सेक्रेटेरियल बहुत अच्छा लगता है तो सीएस कर लेते हैं। कंपनी ओके। स्टार्ट 2013 आने के बाद सेक्रेटेरियल फंक्शन को बहुत रोबस्ट बना दिया गया है। बहुत ऑनरस ऑब्लिगेशंस है कंपनीज के ऊपर, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज हो तो फिर सीएस का बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है। 100%। एंड सीएस के साथ अब अगर आप एलएलबी भी कर लेते हैं तो एलएलबी करने का एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्लास 12 के बाद, अगर आप क्लैट दे के नेशनल लॉ स्कूल में घुस जाते हैं। वो नहीं होता है तो फिर आप सीएस प्लस एलएलबी एज अ गुड कॉम्बिनेशन वर्क करता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड, ये आपने ऑलमोस्ट 10-12 ऑप्शंस बता दिए। तो क्रक्स ऑफ इट इज कि आपने आपने बोला है कि बीकॉम इटसेल्फ आज से 20 साल पहले तक के लिए ठीक था, बट अब यू नीड अ सेकंड डिग्री या एक प्रोफेशनल कोर्स एटलीस्ट टू एक्सेल इन द करियर। एम आई राइट? ओके। ओके, सो नाउ बिफोर वी जंप इनटू और इनमें डिटेल, फर्स्ट वुड लाइक टू नो कि एक बंदा जिसने अभी से बीकॉम किया है और उसके बाद मान लीजिए कोई एक कोर्स परस्यू कर रहा है, क्या करना होता है उसको जॉब में ज्वाइन करके? मतलब किस तरह के जॉब्स उसको अवेलेबल है मार्केट में, उसको डे टू डे क्या करना होता है? क्योंकि बीकॉम आपको पता है कि ज्यादातर लोग इवन कॉलेज का मुंह भी नहीं देखते हैं, फिर सिर्फ एग्जाम देके क्लियर कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं। फिर वो जब जॉब में जाते हैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक रहता है कि उनको पता भी नहीं होता उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो आप इतने साल रहे हो, प्रोबेबली आपने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को अपने अंडर हायर किया है, उनके साथ काम किया है, तो काम होता क्या है आखिर? अगर आप सिंपल एक बीकॉम के हिसाब से बात देखेंगे तो मान लीजिए कि आपका एसएपी है, तो एसएपी में जितने वाउचर्स पास करने होते हैं, अकाउंटिंग एंट्री जो करते हैं, बिल्स का पेमेंट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, ये सब वर्क लार्ज स्केल पे ग्रेजुएट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। अगर उनको कोई अच्छी तरह समझा दे और एसएपी सीख ले तो ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई, बहुत सारी कंपनीज ऑन द जॉब आपको एसएपी सिखा देती है। एसएपी अगर आप सीख लेते हैं, एफआई मॉड्यूल के अगर आपका अच्छा पकड़ आ जाता है, तो कोपा मॉड्यूल होता है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन अकाउंटिंग का, एफआई होता है फाइनेंशियल मॉडल, थोड़ा सा एमएम मॉड्यूल आप समझ जाएं तो दैट वेज अच्छा है। आप बीकॉम के बाद एचआर बन सकते हैं। एचआर में भी काफी अच्छा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ कि देखिए हर कंपनी में एचआर तो चाहिए ही, और क्या लोगों को निकाला जाता है तब भी एचआर चाहिए, लोगों को हायर करना होता है तब भी एचआर चाहिए। मतलब एचआर से तो आप पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, वो कंपनी बनती है एचआर बनता है सबसे पहले, और लास्ट एम्प्लॉय उसमें एचआर ही होता है। तो ग्रेजुएट से काम करवाना मतलब देखो ग्रेजुएट, और अभी जितने जेनपैक्ट, कैपजेमिनी, एचएसबीसी है, ये लोग फंड अकाउंटिंग एंड जैसे कि आप समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स का पूरा एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसके पास 1000 स्कीम है, तो ऑन अ ठीक डेली है। बेसिस उसको अपना नेट एसेट वैल्यू निकालना रहता है सब स्कीम्स का, मार्क टू हाँ मार्केट करना रहता है अपना पूरा पोर्टफोलियो का। वो वर्क जी। अभी इंडिया में हो रहा है, ग्रेजुएट्स करते हैं। म्यूचुअल फंड का अकाउंटिंग पूरा, जितना फंड अकाउंटिंग जिसे कहा जाता है, एनएवी कैलकुलेशंस होता है। तो मतलब एज अ बीकॉम ऑल्सो अगर आप चाहें तो आप अपना करियर बना सकते हो। एक पर्टिकुलर प्रोसेस है अकाउंट्स पेबल या रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर टू कैश, आप उसको पकड़ के जेनपैक्ट, कैपजेमिनी वगैरह में काम करना स्टार्ट करिए। व्हाट आई ओके। वुड रेकमेंड कि आपके पास लेट्स से ये ऑप्शन तब होना चाहिए कि आपके पास फंड्स का एकदम क्राइसिस है, एकदम इमीडिएटली घर के लिए पैसे कमाने हैं। 1-2 साल में जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप फिर कुछ फर्दर पढ़ाई करिए। ओके। हाँ, तो ये जो आपने लास्ट पॉइंट बताया कि एक तो अगर फंड्स की कमी है तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, बट जैसा ऐसे बोला जाता है कि एमबीए से पहले इट्स गुड कि आपके पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, जैसे आपने भी काफी साल जॉब करके फिर एमबीए किया। तो या तो हाउ डू यू रेट बोथ थिंग्स? मतलब जो सेकंड प्रोफेशनल डिग्री है वो आपके जॉब के बाद आनी चाहिए कुछ साल के, या फ्रेश आउट ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन परस्यू दैट सेकंड डिग्री?
देखो, बोथ हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करते हो, सो आप बहुत यंग एज पे रेडी टू वर्क हो जाते हो विद एन एमबीए। तो बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, उन लोग को चाहिए कि बंदा होना चाहिए 23-24 का, कि उसको नेक्स्ट 5-6 इयर्स करियर छोड़ के कुछ नहीं दिख रहा। तो उनको वो एनर्जी चाहिए आपकी, वो आपका लाइफ का प्राइम टाइम उनको चाहिए, क्योंकि वो आपको उस हिसाब से उनको खटाना है। एक्सपीरियंस की बात, जैसे मैंने 5-6 साल बाद किया, तो 5-6 साल 7 साल बाद वर्क एक्स के बाद आपकी शादी हो जाती है, मे बी बच्चे हो जाते हैं, देन प्रायोरिटीज चेंज, आपको वर्क लाइफ बैलेंस की कहानी सुनने लग जाते हो आपकी, भाई हाँ लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, कितना भागना है। सो टू दैट एक्सटेंट फिर उसके एवेन्यूज थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। देयर आर मोर मैच्योर रोल्स, जैसे कि उसमें होता है लीडरशिप रोल्स रहते हैं आफ्टर 1 ईयर एमबीए। आप आईएसबी से कर लोगे थोड़ा सा यंग। सो बेसिकली मैनेजमेंट कंसल्टिंग में अगर आपको एंट्री पाना है तो 24-25-26 साल में ही जनरली होगा ज्यादा अच्छा एंट्री होना। ओके, सो देयर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें आप ये समझ लो, जैसे गवर्नमेंट जॉब में एज रेस्ट्रिक्शन रहता है, वैसे प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं एज रेस्ट्रिक्शन है कि यार इस प्रोफाइल के लिए हम इस एज तक के ही बंदे को हायर करेंगे। हाँ, उनको यंग एनर्जेटिक बंदा चाहिए। अब मैं भी एक जन से बात कर रहा था, तो मैकेंजी में एज अ ग्रेजुएट भी हायर करता है। वो कैंपसेस में जाता है, कॉलेज के कैंपस में अच्छे कॉलेजेस होते हैं, सेंट जेवियर्स या एसआरसीसी एंड ऑल। एज अ ग्रेजुएट वो ग्रो करता है बंदा, लेकिन वहीं पे उसका ग्रोथ लिमिट हो जाता है। फिर उसको कहा जाता है भाई तुम एमबीए कर लो, आईएसबी से चले जाओ, आईएसबी जाके एमबीए कर लो, और फिर यू जॉइन अस एज अ जूनियर एसोसिएट। ठीक है, एंड देन मतलब आपका करियर पाथ और सेट एंड सॉर्टेड होगा। नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन आ जाएगा। बट ग्रेजुएशन का लिमिटेशन सेल्स रोल्स में नहीं आता है। सेल्स अगर आप कर सकते हो तो आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। अगर बंदा धंधा करना जानता है, आप जयपुर में अगर 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड महीने का बेच पाओ, तो फिर सब आपके पीछे घूमने लग जाएंगे उसके बाद। तो वो एक अच्छा लाइन है। बट क्या हर किसी का सेल्स का एप्टीट्यूड नहीं होता, तो सेल्स में रिजेक्शन भी होता है काफी। सो हर कोई उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो मैं इस वाले पॉइंट पे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू करियर बट योर एक्सपीरियंस सो फार। तो क्या, जैसे मेरा ऐसा रहा है कि जैसे आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एजुकेशन, एंड मैंने बीटेक मास्टर्स भी किया है स्ट्रक्चर में, एंड फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज आईआईटी बॉम्बे। बट when I say कि how good engineer I am, if someone hires me, तो I will not rate myself very high. तो आपके एक्सपीरियंस में क्या कभी ऐसा रहा है, या क्या किसी ने एमबीए कर लिया फाइनेंस में या एमबीए कर लिया एचआर में, ही इज मच बेटर देन अ ग्रेजुएट गाय विद से 3-4-5 years of experience, and why to hire someone with, मतलब जैसा आपने बताया कि कंपनीज नहीं करती है, एक रोल से आगे नहीं बढ़ाती है, what value does this second degree actually add? क्या इसमें भी कहीं, जैसे कई लोग, आपने बोला कि एमबीए टॉप 10 कॉलेज से नहीं भी करे तो भी चलेगा, बट इंडिया में देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस, एंड कई जगह तो एमबीए भी उसी तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह से बीकॉम की घास काट ली जाती है। तो उस तरह की डिग्री लेके क्या कुछ फायदा भी है? नहीं, तो टियर 3 कॉलेजेस आर स्ट्रिक्टली नो। आप या तो टियर 1 कॉलेज में जाइए, या टियर 2 एट बेस्ट ऐसा कॉलेज जिसका प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। मतलब अगर फिनोमिनल नहीं भी है तो अगर है तो देखिए, सेकेंड डिग्री का ये एडवांटेज है ना कि ग्रेजुएशन में फिल्टर नहीं है। अगर सीबीएसई 30 लाख बच्चे देते हैं तो 30 के 30 लाख बच्चे उसमें या तो इंजीनियर बनते हैं, या कॉमर्स में अगर होते हैं तो बीकॉम बन जाते हैं। तो देखिए, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू अब्सॉर्ब देम इन गुड पोजीशंस। तो आप समझ लीजिए एक फिल्टर है, एक फनल क्रिएट कर दिया है। इस टिपिकली लाइक अगर आप आईआईटी भी देखें तो आईआईटी एज कंपेयर टू द लार्जर लॉट ऑफ इंजीनियर्स इन द कंट्री, उसको एक अलग तवज्जो दिया जाता है। बिकॉज प्राइमरीली देखिए, आईआईटी में भी इंजीनियरिंग ऐसा कोई बहुत ग्रेट नहीं पढ़ाता है एज कंपेयर टू समझ। बट क्या है, द शेयर फैक्ट कि आपने आईआईटी जेई क्रैक किया है, मतलब आप एक सेलेक्ट जनता के पार्ट हो जिसने वो आईआईटी जेई क्रैक किया है। तो कंपनीज के लिए वो सिग्नलिंग हो जाती है कि नहीं, इस बंदे में कुछ तो बात है, कि अगर ये आईआईटी जेई क्रैक करके आईआईटी में घुसा है, 4 साल वहां पे उसने उस सिस्टम में अपनी जगह बना के निकला है, तो कुछ तो इसमें बात होगी। इट इज समथिंग लाइक, अब नॉर्मली किसी कंपनी में बल्क हायरिंग तो नहीं होगा ना। अगर बल्क हायरिंग होगा तो ठीक है, वो जैसे टीसीएस है, तो टीसीएस को 5000 ग्रेजुएट भी लग जाएंगे उसमें। बट वो एक प्रोसेस में आपको एक बीपीओ कॉल सेंटर में डालना है, या एक अकाउंटिंग का प्रोसेस डालना है, उसके लिए ठीक है। बट अगर उसको एक
थोड़ा सा मैनेजरियल रोल चाहिएगा, तो उसके पास इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो प्रोबेबली एमबीए का एक तो वो है कि इट सेंड्स अ सिग्नल टू द मार्केट कि भाई हाँ, ये बंदे ने कैट क्रैक किया है, बी स्कूल में घुसा है, वहां से निकला है। देखिए, बी स्कूल में घुसना टफ होता है, वहां से इज्जत से निकलना और ज्यादा टफ होता है, बिकॉज जो फर्स्ट कुछ सेमेस्टर्स होते हैं वो बहुत ग्रोलिंग होते हैं। अगर आप अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में एक तो 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है गर्मियों में। आप एंटर करते हो और वहां पे एक साथ आपके सबमिशंस 4 सबमिशंस होंगे, मतलब प्रोफेसर्स इंश्योर करते हैं कि आप रात को 2-3 घंटे से ज्यादा सो ना पाए, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता है ये करके। तो वो प्रेशर आप झेल पाते हो ना, उसके बाद आपको फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कुछ भी प्रेशर ना, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा नहीं कि ठीक है हो जाएगा। आई मीन कैंपस में रहने से आप, क्योंकि आप भी आईआईटी से रहे हो, हॉस्टल में रहना अपने फिर वो समझ लेते हैं बस कि ठीक है हो जाएगा। एंड वो कॉन्फिडेंस ना, वो बहुत बड़ा बात होता है। आप देखिए कोई भी कंपनी है, यंगस्टर को बना दी एक सेल्स ऑफिस का इंचार्ज बना दी, तो उस लड़के के अंदर वो होना चाहिए ना पहले की सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं संभाल लूंगा। वो कैंपस लाइफ आपको देती है। इतने सारे प्रोफेसर से बात करते हो, इतना केस स्टडीज पे काम करते हो, एक्सटर्नल स्पीकर्स आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बस मैं कर सकता हूँ, और आपके अंदर कैपेबिलिटी भी डेवलप हो जाती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को जब आप एनालाइज करते हो तो बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में विद द हेल्प ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स जो होते हैं कि हाँ क्या डेटा है, क्या फैक्ट्स ऑफ द केस है, आप बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड तरीका से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करके डिसीजन निकाल पाओगे। तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो आपको वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिखाती है, बिकॉज आप 500-600 केस स्टडीज करते हो वर्ल्ड के डिफरेंट बिजनेसेस में ओवर द इयर्स, क्या हुआ, सब चीज को एक 10 पेज का केस स्टडी बना के दे दिया जाता है कि आप अगर होते तो क्या होता। आप पहले उसको सॉल्व करते हो, फिर उसको क्लासरूम में डिस्कस किया जाता है। आई मीन दैट apart from all that happens on campus, that case study method is really very good. अगर कोई भी MBA कॉलेज उसको ढंग से करे तो that is very nice. Right. मतलब वेरी वेल आंसर्ड। मतलब मुझे 3-4 पॉइंट इसमें अच्छे समझ आए कि सबसे पहले तो 30 लाख का कोई फिल्टर नहीं है, उसके अंदर से आपने अगर मोटिवेटेड इनफ हो तो आपने सेकंड डिग्री करी है, तो कंपनीज हैव दिस एटलीस्ट यार ये फिल्टर के उस 30 लाख में से ये 20,000 ही बचे हैं। एंड देन अगर आपने अपनी थर्ड ईयर तो आपको कंसीडर ही नहीं करना, और उसके बाद अगर आपने डिग्री अच्छे से करी है और जो वहां पे भी केस स्टडीज या जो भी आपको प्लान दिया जा रहा है उसको आपने अच्छे से पार निकाला है, तो कॉर्पोरेट लाइफ का प्रेशर आप झेल जाएंगे। अब एक, क्योंकि हमारे इसमें ग्रुप में सारे लोग अभी ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब कर रहे हैं, मैनी वुड कंसीडर आफ्टर सीइंग दिस सेशन कि वो सेकंड डिग्री करना चाहेंगे, तो उसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। उससे पहले मैं मेंबर्स से रिक्वेस्ट करता हूं, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन पुट अप इन चैट एंड आई विल टेक अप क्वेश्चन फ्रॉम देयर, और मैं अनुराग से वो पूछने की कोशिश करूंगा। तो माय क्वेश्चन इज, अगर आप ऑलरेडी अभी जॉब में हैं, जैसे मुझे आप अपना ही एक्सपीरियंस बताइएगा किस तरीके से, क्योंकि 1-2 साल 3 साल जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वो माइंडसेट में नहीं रहते कि अब वापस किताबें खोल के पढ़ाई करनी है। तो किस तरह से आपने खुद को प्रिपेयर किया कि मुझे एक सेकंड डिग्री लेनी है, किस तरह से उसकी तैयारी करी, एंड कॉलेज में आप किस एटीट्यूड के साथ गए, और कॉलेज क्योंकि 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके थे आपने पढ़ाई छोड़े हुए, तो कैसे आपने उसमें वहां पे एक्सेल किया। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन है कि मतलब किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से एग्जाम क्रैक करना है, और फिर कॉलेज में आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए जब आप सेकंड डिग्री लेने जा रहे हो आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो आज भी मैंने इसके ऊपर सुबह एक वीडियो बनाया था 1 ईयर एमबीए के बारे में। एक एडवांटेज क्या है उसमें, जो एडमिशन कैट की जगह जीमैट से होता है। जीमैट में कोई कट ऑफ नहीं होता, जीमैट 800 के ऊपर आपका स्कोर आता है। तो ऐसा नहीं कि 780 790 जब तक नहीं आया तो आपका प्रीमियर आईएम्स से कॉल नहीं आएगा। इनफैक्ट आपका 800 में अगर 600 भी आता है तो आपका कॉल आ जाएगा, बिकॉज वो आपके वर्क एक्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है वहां पे। सो जैसे मेरा 760 आया था अपने समय 2010, 10 साल हो गए उस बातों को। बट द थिंग इज कि इट इज नॉट नेसेसरी कि 760 या 770 के स्कोर के बाद ही आपका कॉल आएगा। कॉल विल कम इवन विद 650 660 ऐसे भी आ सकता है। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एडवांटेज हो जाता है कि भाई नौकरी नहीं छोड़नी है खाली एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मतलब दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी ढंग से पढ़ लेते हो, वीकेंड्स के लिए पढ़ लेते हो। जीमैट तो देखिए आप बेसिकली आंख बंद करके भी दोगे तो आपका 600-625 तो आ ही जाएगा अगर आपका बेसिक इंटेलिजेंस है, ठीक है। एंड फिर 670-80 आ जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिए। इसमें 4 साल की वैलिडिटी रहती है ना जीमैट एक बार देने के बाद? हाँ सॉरी 4 इयर्स की वैलिडिटी रहती है ना जीमैट में? 5 साल का रहता है जी। 5 साल का।
ओके तो आप जीमैट दे दिए, फिर जीमैट के बाद एक बार जीमैट तो दे देना चाहिए, जब भी थोड़ा वक्त मिले जीमैट दे देंगे, क्योंकि 5 साल का वैलिडिटी है। जीमैट में स्कोर अच्छा नहीं आया तो फिर आप दूसरा जीमैट दे दीजिए एक बार, फिर वो लेटेस्ट स्कोर ले लिया जाएगा। $250 लगेंगे तो लगेंगे। फिर अब आप घुसोगे ना तो 1 साल बस यही सोचना है कि ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे का एक जुगाड़ है, मैंने घर पे दे दिया है, अब मैं 1 साल फिर पढ़ूंगा। अच्छा आता है, मजा आता है। देखिए उसमें क्या होता है कि 1 ईयर एमबीए में नॉर्मली ग्रेड्स उतने मैटर नहीं करते हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड क्योंकि आपका वर्क एक्स रहता है तो आप उस वर्क एक्स के साथ रिलेट कर पाएंगे अपनी बहुत सारी पढ़ाई, जो टिपिकली एज अ फ्रेशर लोग नहीं अप्रिशिएट कर पाते। बिकॉज फ्रेशर में क्या होता है, इंजीनियरिंग कर ली, सीधा स्कूल में घुस गए, जो प्रोफेसर ने कहा वही बता रहे हैं। हमारे जैसे 1 ईयर एमबीए में क्या होता था कि कई बार एक यूएस का इंश्योरेंस का केस स्टडी अगर आ रहा है तो प्रोफेसर तो पढ़ा रहे हो, मेरा एक बैचमेट है जो यूएस में इंश्योरेंस में टीसीएस में 10 साल काम करके आया है, तो ओके फिर क्या प्रोफेसर आर ऑल्सो ऑन दैट टोस कि भैया इस क्लासरूम में आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हो। गोची दे के नहीं निकल सकते आप। हाँ तो कोई अगर गोदरेज का केस स्टडी पढ़ा रहे तो यहाँ बंदा बैठा है जो जीएम मार्केटिंग था गोदरेज में, और फिर यहाँ पे आया है 1 ईयर एमबीए करने के लिए। तो क्लासरूम का जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत सब्सटैंशियली हाई होता है। सो ओके देयरफॉर द प्रोफेसर आल्सो टेक, उनको भी बहुत डिलाइट आता है कि भाई उनको भी काफी कुछ सीखने मिलता है ना फिर उस क्लासरूम को पढ़ाने से। फ्रेशर को तो क्या आप जो पढ़ाओगे उसको ठीक है वो लॉजिक लगा लेगा, बट उसको एसेस तो नहीं है ना कि रियल लाइफ में क्या होता है पता है। तो बहुत अच्छा रहेगा, वो 1 साल का इमर्सिव एक्सपीरियंस है। तो बाकी तो ठीक है, यू हैव टू टेक इट एज इट कम्स। बहुत ज्यादा लाइफ में प्लानिंग करके तो फायदा है भी नहीं। तो नंबर 1 आपका ये है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप जीमैट के रूट के थ्रू जा रहे हो तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी कैट जैसा डिफिकल्ट नहीं है कि यार काफी ज्यादा पढ़ाई करनी है और कोचिंग करनी है, नहीं हो जाता है। सेकंड चीज, दे लुक आफ्टर योर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देयर इज अ हाई चांस कि यू विल गेट सिलेक्टेड, एंड दिस इज ओनली 1 ईयर प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू नो, आपने बोला कि आप अपनी वाइफ के साथ शायद एक वाइफ भी आपके साथ ही थी कैंपस में आई बिलीव, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ाई हाँ, का, या उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से आपने मैनेज किया वो 1 साल? सो वहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आपको बैचलर्स अकोमोडेशन मिलता है, बैचलर्स अकोमोडेशन में फूड फ्री मिलता है डॉर्मेट्री में, या आपको मैरिड स्टूडेंट हाउसिंग मिलता है, उसमें क्या आपको 1 बीएचके का घर दे देते हैं, गैस रहती है रसोई में, बट वो आपको फिर उसके बाद खुद का करना है। तो मेरी 1 साल की बिटिया थी और वाइफ थी, मैं ले गया था उनको। ओके और तो बहुत मस्त रहता है कि आप पढ़ के आ रहे हो एंड फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकते हो, बिकॉज नॉर्मली कॉर्पोरेट लाइफ में तो उतना टाइम भी नहीं मिलता था। तो बच्चे को एक 100 एकड़ का कैंपस में उसके स्ट्रोलर में ले जाके पूरा घुमाना, कभी खेलना। और क्या होता है कि जैसे हम हैं वैसे 30-40 फैमिलीज और हैं जिनके हस्बैंड्स हैं जो 1 ईयर एमबीए कर रहे हैं। सो टू दैट एक्सटेंट एक मिनी कम्युनिटी हो जाती है, सब इवेंट्स वो लोग सेलिब्रेट करते थे, चाहे जन्माष्टमी हो या हेलोविन हो या दिवाली हो या होली हो। तो कैंपस में हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, सब बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बच्चे के अपनी साइकिलिंग का अलग कम्युनिटी रहता है, हाँ बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं मिडनाइट पे, यू स्मेयर द फेस विद केक, एंड तो वो एक अलग मेमोरीज रहती हैं। यू स्टडी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ लाइफ। देखिए क्योंकि कम्यूटिंग भी नहीं रहती ना, जैसे जो वर्क फ्रॉम होम वाले लाइफ में अभी हम समझे हैं, तो विद इन द कैंपस आपको रहना, आप जाके क्लास अटेंड कराए, फिर आप अपने कमरे में बैठ गए, फिर घूमने चले गए, कुछ हो गया। तो दैट मींस वो 1 साल काफी काफी रिफ्रेशिंग रहता है दैट। बहुत सही है, तो आपने मुझे भी मोटिवेट कर दिया। बाय द वे, आई आल्सो हैव अ डॉटर, शी इज अराउंड 2 नाउ, तो हाँ, इट्स अ गुड मोटिवेशन के आई शुड आल्सो कंसीडर समथिंग लाइक दैट। तो अब थोड़ा सा एक बार अपन आपने शुरू में बहुत सारी डिग्रीज के नाम बताए थे, दिस इज प्रोबेबली सेकंड लास्ट ऑफ माय क्वेश्चन। कैन यू जस्ट लाइक एक बार उसको स्ट्रक्चर तरीके से आप बता सकते हैं क्या, कि एक 12th कॉमर्स के बाद बंदे ने कुछ एक बीकॉम टाइप एक डिग्री कर ली है, नाउ कौन से उसके पास कोर्सेज है जिसको उसको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना है, कौन से ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें वो बस पैसे देके अटेम्प्ट कर सकता है, और कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसके थ्रू वो आगे, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट एग्जाम में, तो तीनों का आप स्ट्रक्चर तरीके से एक बार नाम मुझे बता सकते हैं ताकि सब लिसनर्स उसको नोट कर सकें? तो जैसे सीए है, सीएस है, सीएमए है, तो इंडिया में 3 ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाले 3 कोर्सेज हैं। कॉस्ट ठीक है इफेक्टिव कोर्सेज है विद अ शॉर्ट प्लेसमेंट है काइंड ऑफ। उसके ठीक है बाद अगर यूएस के विदेशी कोर्स देखेंगे तो सीपीए है, सीएमए है यूएस का, बट यूएस सीएमए उतना ग्रेट नहीं है। सीमा है यूके का, एसीसीए है।
एंड CFA है, इंटरनेशनल CFA। अगर आप तो L2 ये या जो L3 चारों कर लेते एग्जाम हो, है इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है? नहीं, इसमें बस एक एक एग्जाम आपको क्लियर करना है। 3 लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, तीनों क्लियर करना है। जैसे CPA में 4 पेपर क्लियर करने हैं, सीमा में 8 पेपर क्लियर करने हैं, 12 पेपर, डिपेंडिंग की आपकी क्या क्या एग्जाम्शंस है। CPA के ओके। लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ आपको फिर एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है आफ्टर क्लास 12 एजुकेशन में। 10 ठीक प्लस है। 2 प्लस 4 दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम्स होते हैं। तो ये कोर्सेज हो गए। फिर एंट्रेंस के थ्रू है MBA, या आप लॉ ज्वाइन कर लो। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो या तो बैंक का PO का रूट है, या स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, SSC जो होता है, स्टाफ सर्विस कमीशन, स्टाफ, उसमें आपका जितनी मिनिस्ट्रीज है उसमें आपको जॉब मिल जाएगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। SSC ठीक का है। रूट है बस। अगर ग्रेजुएट के बाद क्लरिकल जॉब भी कर लोगे आपका, तो 30,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है बैंक्स में। तो क्लर्क का अलग एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और राइट। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो बैंक्स में सेल्स में अच्छे रोल्स हैं, या जेनपैक्ट, कैपजेमिनी वगैरह में है। ठीक है। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टिपिकल रूट? जैसे मुझे बिल्कुल लिटरली इसका आइडिया नहीं, क्योंकि हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स वाला वो सीन था, और उसमें मतलब आपके एक थाली में परोस के लेके आते थे कि ये ऑफर है, अप्लाई कर लो, फिर इंटरव्यू अपना आप शेड्यूल हो जाएगा वगैरह वगैरह। व्हाट इज द हम्म। प्रोसेस ऑफ कैंपस सिलेक्शन, वन फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, टू व्हेन यू आर स्विचिंग द जॉब? ऑफ कैंपस में देखिए, जितने जैसे कि अगर CA किया हुआ है तो CA के लिए Naukri.com है, या imjobs.com है, LinkedIn है, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। जैसे मेरी वाइफ चलाती है, CAjobportal.com है, MBA जॉब पोर्टल है। यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो बहुत सारे रिक्रूटर्स सर्च करते हैं। तो देखिए, इंडिया में अगर जो हायरिंग होती है, कंपनीज या तो अपनी करियर वेबसाइट पे लगाती है वैकेंसीज, या वो लिंक्डइन वगैरह पे लगा देती है, लिंक्डइन IM जॉब्स में, या वो एजेंट्स को दे देती हैं वर्क। जैसे कि कोई मैन पावर कंपनीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, उसको मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई आप हमें सर्च करके दीजिए, ये स्पेसिफिकेशन है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग का बंदा चाहिए जिसने 3 साल प्लांट में काम किया हुआ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हेड हंटिंग करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव सर्च फॉर्म्स होती हैं। तो अगर आपको लैटरल सर्च करना है तो या तो आप कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाइए, या ऑनलाइन ये जितने जॉब पोर्टल्स हैं वहां पे एक्टिव रहिए, या इन कंसल्टेंट्स को पकड़िए, इनके साथ टच बेस करिए कि भाई आपकी एक्टिव पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, आप देखिए क्या कर सकते हैं। ओके। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, मतलब वो पूरा ही आपको ही जॉब भी आपको ढूंढनी है, फिर एप्लीकेशन भी आपको करनी है, और मतलब इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस फॉर अ परोस के तो सिंपल। कोई जनरली जो कैंपस में होता है ना, परोस के प्लेसमेंट हाँ। कमेटी ला के दे देती है, और बस हाँ। एक GD किया, 2 इंटरव्यू है, वो हाँ। परोस के नहीं होता है। हाँ, इसमें ये अभी है चलन की, मान लीजिए आपको PwC SDC में काम करना है, तो वहां पे अगर आप किसी का जान पहचान का पर्सन है, तो इंटरनल एम्प्लॉय अगर रेफर कर देता है आपके CV को, तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस भी हो जाता है HR में, उस बंदे को रेफरल कमीशन भी मिलता है। ओके। तो वो ऑप्शन काफी अच्छा है। जैसे कि तो अगर इसमें एक शॉर्टकट ये है कि जिस कंपनी में भी आपको परस्यू करना है, वहां पे अपना कोई नोन ढूंढिए, उसको लिंक्डइन पे अप्रोच करिए, और उसको बोलिए कि यार मेरा CV आगे फॉरवर्ड कर दे। एम्प्लॉय रेफरल के प्रॉपर पोर्टल्स होते हैं कंपनीज में, अंदर आप रेफर करोगे, HR को भी लगता है कि हाँ वैलिडेटेड CV है, ये किसी को जानता है एंड ऑल, एंड सही है। वेरी नाइस। टुवर्ड्स द एंड आप थोड़ा सा अपने YouTube चैनल के बारे में बताइए कि क्या एजेंडा था आपको शुरू करने के लिए, और फ्यूचर में आप किस तरह का कंटेंट प्लान कर रहे हैं? सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा तो एक IIM अहमदाबाद का एक मॉक इंटरव्यू था, वो काफी वायरल हो गया था कि एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आए थे उसमें। अरे तो वाह, बहुत नाइस। ट्रेंडिंग में आ गया था वो एक दिन का। मतलब मेरे जस्ट वहां पे एक प्रैक्टिस के लिए कैंपस प्लेसमेंट के समय एक बना दिया गया था इंटरव्यू, कुछ सीनियर पीपल आए थे कॉर्पोरेट से, तो मैंने इंटरव्यू दिया था। सडनली फॉर सम रीजन वो वायरल हो गया। फिर मैंने कुछ दिन तो GST पे कंटेंट बनाया था, उस टाइम इंडिया में GST आ रहा था। ओके। फिर मेरे को लगा कि देखिए, एक बर्निंग मेरे साथ एक डिजायर थी कि भाई करियर रिलेटेड लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस पे कंटेंट आप जितना मैंने ये जो बताया है वो मुझे भी नहीं पता था ढंग से, जितना आज मैं जितने डेप्थ के साथ बता पा रहा हूँ कि किसमें कहाँ जॉब लगता है, क्या सैलरी लगती है, वो एक एक डिग्री को पकड़ पकड़ के
समझा कि हाँ कहाँ कैसे होता है, क्या सैलरी मिलती है, उसके ऊपर पूरे डेडिकेटेड वीडियोस हैं, कुछ करियर कॉन्वर्सेशंस हैं। तो सीनियर पीपल लाइक कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश शाह एंड टाटा सन्स के आर गोपालकृष्णन, इस टाइप के लोगों के साथ करियर कॉन्वर्सेशंस किए बहुत डिटेल्ड, अंकुर वारिकू ऑन ऑल दिस पीपल। और कुछ रैंडम रिफ्लेक्शंस है अपनी लाइफ के बारे में कि मैंने कलकत्ता क्यों चूज किया, कि मैं रह गया वहां पे पीछे, इन टर्म्स ऑफ कि आई वुड हैव चोजन ना टू मूव अहेड, तो उसका क्या ऑप्शन है ये वो करके। सो अगर कोई स्मॉल टाउन में रह के ही भी अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या करना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हो। तो टोटल डेडिकेटेड चैनल है कि भाई यूथ के लिए, कि भाई यूथ को क्या करना है, सीएम की फोकस है ऑफ कोर्स, मतलब कॉमर्स के लिए है, नॉट फॉर साइंस। साइंस का ज्यादा मुझे आइडिया भी नहीं है। तो कॉमर्स रिलेटेड है, काफी कंटेंट बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अभी 60-61 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे एंड 80% ट्रैफिक नॉन सब्सक्राइबर से आते, तो और भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दैट वेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एंड अप द लाइव स्ट्रीम हियर। इफ यू हैव लाइक 5 मिनट्स, आप यहीं रुकिए तो हम लोग विल जस्ट चैट अप फॉर कपल ऑफ मिनट्स मोर। And thank you for all the listeners for joining in. And if you have any comments, any suggestion, you can put up in comments below. And मिलते हैं आपसे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए बाय। तो थैंक यू।